किसान संगठनों और सरकार के बीच 10वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा खत्म। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने पर अड़िग, सरकार पर लगाया एमएसपी पर चर्चा से भागने का आरोप। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट के खुलासे को लेकर कांग्रेस हमलावर। पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी ने कहा, सेना के ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी की गई लीक, मामले की जांच हो, राजद्रोह का चले केस। वेब सीरीज तांडव के निर्देशक को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी 3 हफ्ते की अग्रिम जमानत। लखनऊ में मुकदमा दर्ज होने के बाद पूछताछ के लिए मुंबई पहुंची थी यूपी पुलिस। भारत पड़ोसी देशों को उपलब्ध कराएगा कोरोना का टीका। भूटान, नेपाल समेत 6 देशों को आज से भेजी जाने लगेगी वैक्सीन। श्रीलंका, अफगानिस्तान और मॉरिशस भी भेजी जाएगी वैक्सीन। कई डॉक्टरों और हेल्थ केयर वर्कर्स का कोरोना वैक्सीन लेने से इनकार करने पर केंद्र चिंतित। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। कृषि कानूनों पर बनी सुप्रीम कोर्ट की समिति ने किसान संगठनों से की बात करने की अपील। कहा, हम तटस्थ होकर करेंगे काम, लेकिन किसान संगठनों ने पेशकश ठुकराई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कृषि कानूनों पर गठित कमेटी पर सवाल उठाना ठीक नहीं। समिति के पुनर्गठन की याचिका पर भेजा नोटिस। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली पर हस्तक्षेप से किया इनकार। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का शपथ ग्रहण आज। निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार दी जो बाइडेन को शुभकामनाएं। और जम्मू कश्मीर में गुपकर अलायंस में फूट। सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस हुई अलायंस से अलग। जिला विकास परिषद चुनाव में अलायंस के घटकों की ओर से छद्म प्रत्याशी खड़ा करने का लगाया आरोप। छब्बीस जनवरी को होने वाली प्रस्तावित ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा जो किसान यूनियंस आयोजित करने की बात कर रहे हैं, इस पे अब सीधे फैसला लेना पड़ेगा दिल्ली पुलिस को। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सवाल है उसका जवाब केवल दिल्ली पुलिस दे सकती है। हालांकि दिल्ली पुलिस की याचिका थी सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्शन, दिशा निर्देश दे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर इतने ज़्यादा ट्रैक्टर्स आ जाएंगे इस रैली के लिए 26 जनवरी को, तो जाहिर सी बात है कानूनी व्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, हिंसा हो सकती है। और साथ ही साथ ये कहा है कि जो 26 जनवरी की गरिमा है उसे ठेस पहुंचेगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी पहुंच सकती है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत भूषण जो सीनियर वकील हैं, 8 किसान यूनियंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका कहना है कि जो प्रस्तावित ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा है 26 जनवरी को दिल्ली में, वो एकदम शांतिपूर्ण ढंग से की जाएगी, यही किसानों का कहना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इसका दिल्ली के अंदर कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, इसका जो सवाल है, इसके जवाब केवल दिल्ली पुलिस देगी। तो दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका इस पूरे संदर्भ में वो विड्रॉ कर ली है। दिल्ली पुलिस डायरेक्टली केंद्र के अंडर आती है, तो अब एक तरीके से केंद्र को और दिल्ली पुलिस को ही फैसला लेना होगा कि क्या किया जाए। वहीं दूसरी तरफ किसान महापंचायत ने एक याचिका दायर की है कि सुप्रीम कोर्ट जो अपनी 4 सदस्य कमेटी है उसका फिर से गठन एक बार फिर करे। भूपिंदर सिंह मान जो एक सदस्य थे वो रिज़ाइन कर चुके हैं, तो उन्होंने ये मांग रखी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें भी नोटिस जारी किया है कमेटी के रिगठन के बारे में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा है कि काफ़ी उन्होंने निराशा जताई है जिस तरीके से जो सदस्य हैं इस कमेटी के, उनके बारे में जो बातें कही जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जताई है और कहा है कि कमेटी का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो किसानों से बात करे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे। कमेटी के पास कोई अपने ऊपर पावर नहीं है कि वो फैसले का कोई वो निपटारा अपने आप कर सकती है। उसका सिर्फ केवल काम है कि बात करना, सुनना और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक रखना। तो ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने आज दोहराई और साथ ही साथ नोटिस जारी किया किसान महापंचायत की इस याचिका पे, जिसमें उन्होंने कमेटी के एक बार फिर गठन के बारे में उन्होंने बातचीत की है। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच की ताजा रिपोर्ट का कहना है कि देश में बीजेपी राज में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, दलितों, मुसलमानों और सरकार की आलोचना करने वालों को तेजी से परेशान, उत्पीड़ित और गिरफ्तार किया जा रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में मोदी सरकार ने जम्मू और कश्मीर में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर कठोर और भेदभावपूर्ण प्रतिबंध लगाना जारी रखा। ध्यान रहे
केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति को रद्द करके इसे 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांट दिया था। जम्मू और कश्मीर में सैकड़ों लोगों को बिना किसी दोष के लोक सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में रखा गया, जो 2 साल तक सुनवाई के बिना हिरासत में रखने की अनुमति देता है। इसी तरह सुरक्षा के नाम पर इंटरनेट पर पाबंदी अगस्त 2019 से ही जारी रही, जिससे घाटी में लोगों को खासा नुकसान हुआ। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि मोदी राज में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के खिलाफ हमले जारी हैं, जबकि उन भाजपा नेताओं और समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है जिन्होंने मुसलमानों की छवि खराब की या उनके खिलाफ हिंसा की। रिपोर्ट में दिल्ली दंगों का जिक्र करते हुए कहा गया है कि ज्यादातर पीड़ित मुस्लिम परिवार से थे, जबकि कपिल मिश्रा जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दलित उत्पीड़न के मामलों का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी राज में दलितों के खिलाफ अत्याचार 7% तक बढ़ गया है। लॉकडाउन में भी हाशिए पर रहने वाले समुदायों को ही सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जिन्हें उस दौरान रोजगार, खाना, रहना जैसे जरूरतों से वंचित होना पड़ा। कई पत्रकारों को कोविड-19 पर रिपोर्टिंग के लिए आपराधिक मामलों, गिरफ्तारी, धमकी या यहां तक कि बीजेपी समर्थकों और पुलिस द्वारा हमले का सामना करना पड़ा। कई मामलों में वे ग्रामीण भारत में काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकार थे, जो सरकार की महामारी से निपटने की आलोचना के लिए निशाने पर आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि कैसे पुलिस हिरासत में अत्याचार और हत्याओं के मामलों में बढ़ोतरी ने पुलिस के दुरुपयोग की जवाबदेही और पुलिस सुधार लागू करने में विफलता को उजागर किया। अक्टूबर 2020 तक यानी पहले 10 महीनों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस हिरासत में 77 मौतें, न्यायिक हिरासत में 1338 मौतें और 62 कथित रूप में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स दर्ज की। कई अंतर्राष्ट्रीय समूह जैसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन, अमेरिकी कांग्रेस, यूरोपियन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज भारत में मानवाधिकार और बोलने की आजादी को लेकर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकार के उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की थी। वहीं नागरिकता कानून के विरोध में गिरफ्तार मानवाधिकार रक्षकों को तुरंत रिहा करने का आग्रह किया था। पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां की हालत भी कुछ खास नहीं है। एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। देश में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है, ऐसा मानना है खुद गृह मंत्रालय का। देश में मानवाधिकारों की वकालत करने वालों के उत्पीड़न में सबसे आगे है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश। लोकसभा में बीते सितंबर पूछे गए एक सवाल के जवाब में गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 2017-18 में 73 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न के मामले सामने आए थे, जो अगले साल बढ़कर 89 हो गए और साल 2019-20 में ये आंकड़ा पहुंच गया 105 तक। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में सबसे खराब स्थिति उत्तर प्रदेश में योगी राज की रही। किशन रेड्डी के जवाब के मुताबिक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को 2017-18 में उत्तर प्रदेश से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न की सिर्फ 3 शिकायतें मिली थीं, जो 2019-20 में बढ़कर 26 हो गई, यानी एक साल में 90% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा राजस्थान में भी आंकड़े उल्टी दिशा में घूमे। 2017-18 से लेकर 2019-20 तक मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें 2 से बढ़कर 7 हो गई। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं आमतौर पर कमजोर तबकों जैसे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, महिलाओं और मजदूरों की आवाज उठाते हैं। वे कानून के जानकार होते हैं। ऐसे में अगर उनका उत्पीड़न हो रहा है तो समझा जा सकता है कि जिनके उत्पीड़न का वे सवाल उठाते हैं उनका क्या हाल होता होगा। कई जगह देखने को मिला कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ अक्सर यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। ये वही कानून है जिसके बेजा इस्तेमाल को लेकर कई मानवाधिकार संगठन मोदी सरकार की आलोचना करते रहते हैं। अजब तो ये है कि यूएपीए के तहत होने वाली गिरफ्तारियों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन पुलिस चार्जशीट दाखिल करने में बेहद सुस्त है। मतलब साफ है कि पुलिस बिना वाजिब कारण के इस कानून को इस्तेमाल कर रही है। लोकसभा में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि साल 2017 में जहां यूएपीए के तहत कुल 901 मामले दर्ज हुए थे, वहीं साल 2018 में ये आंकड़ा पहुंच गया 1182 तक।
2019 के आंकड़ों के मुताबिक उस वर्ष 1226 मामले यूएपीए के तहत दर्ज हुए, यानी ऐसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई। लोकसभा में पेश आंकड़ों के मुताबिक 2018 तक 25% से भी कम मामलों में पुलिस ने अब तक चार्जशीट दाखिल की है। यूएपीए के मामलों से जुड़ा ये सवाल सीपीआई के राज्यसभा में बिनॉय विश्वम ने पूछा था। गौरतलब है कि दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के लिए पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को यूएपीए के तहत ही गिरफ्तार किया गया था। दोनों इस साल मई से जेल में हैं। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के लिए यूएपीए के तहत ही गिरफ्तार किया। इसके अलावा भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में यूएपीए के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता रोना विल्सन, एडवोकेट सुरेंद्र गडलिंग, प्रोफेसर शोमा सेन, महेश राउत, सुधा भारद्वाज आदि भी जेल में है। यदि आरोपी यूएपीए के प्रावधानों के तहत आरोपित है तो वह अग्रिम जमानत नहीं मांग सकता है और जांच की अवधि को सरकारी वकील के अनुरोध पर 90 दिनों से 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि अभियुक्त के पास मूलतः जमानत प्राप्त करने का कोई मौका नहीं होता है। यदि न्यायालय को मामला प्रथम दृष्टया सही लगता है तो वो आरोपी व्यक्ति को नियमित जमानत देने से भी इनकार कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। व्हाइट हाउस में ट्रंप प्रशासन का आज आखिरी दिन है। अपने आखिरी दिन में अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने चीन पर बड़ा हमला बोला है। माइक पॉम्पियो ने वीगर मुसलमानों को लेकर कहा कि चीन ने वीगरों का दमन कर जनसंहार किया है। अहम बात यह है कि इससे बाइडेन सरकार में विदेश मंत्री बनने जा रहे एंटनी ब्लिंकन ने भी सहमति जताई है। मानवाधिकार समूह पहले भी अपनी रिपोर्ट में दावा कर चुके हैं कि चीन में वीगर मुसलमानों के साथ बंधुआ मजदूरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। चीन ने अपने शिनजियांग प्रांत में बड़ी संख्या में वीगर मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखा हुआ है। हालांकि चीन का दमनकारी रवैया सिर्फ वीगरों के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि कजाक, हान और किर्गिज जाति के लोग भी इसी संकट में रहने को मजबूर हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपने एक ट्वीट में कहा, मेरा मानना है कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना शिनजियांग में मानवता के खिलाफ नरसंहार और अपराध कर रहा है। चीन वीगर मुसलमानों और अन्य जातियों और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों को निशाना बना रहा है। माइक पॉम्पियो ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा, घटनाओं की संपूर्ण दस्तावेज ये पुष्टि करता है कि चीन सरकार कम से कम मार्च 2017 के बाद से नाटकीय रूप से वीगर मुसलमानों और अन्य जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों के खिलाफ दमनकारी रवैया अपना रही है। पॉम्पियो ने कहा, मेरा मानना है कि ये नरसंहार अभी भी चल रहा है, जो चीन सरकार द्वारा वीगरों को खत्म करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है। चीन के पश्चिम में घट रही ये घटना गंभीर और दुखद है। यहाँ जबरन नसबंदी और गर्भपात के लिए मजबूर किया जाता है, एक ऐसी घटना जो इस दुनिया में लंबे समय से नहीं देखा गया है। चीन में वीगरों के साथ नरसंहार को लेकर पूछे गए सवाल पर बाइडेन प्रशासन के होने वाले विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने सहमति जताई कि चीन वीगर मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है। इससे पहले बाइडेन कैंपेन भी चीन के दमनकारी रवैये की आलोचना कर चुका है। बाइडेन कैंपेन ने वीगर मुसलमानों के खिलाफ चीन के इस रवैये को पहले ही नरसंहार बता चुका है। बाइडेन कैंपेन ने यह भी कहा था कि बाइडेन सरकार चीन के इस दमनकारी रवैये के खिलाफ है। हाल ही में पत्रकारों और एनजीओ द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन वीगरों के खिलाफ एक स्वीपिंग अभियान चला रहा है। इसको लेकर दुनिया भर में चीन की आलोचना भी हुई थी। जानकार मानते हैं कि माइक पॉम्पियो का बयान चीन पर अप्रत्याशित अंतर्राष्ट्रीय दबाव डालने में अहम साबित हो सकता है। यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शिनजियांग में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर लगातार हमलावर रहे हैं। हालांकि चीन में जारी मानवाधिकार की स्थिति को लेकर भारत ने चुप्पी साध रखी है। चीन मानवाधिकार हनन के इन अंतर्राष्ट्रीय आरोपों को लगातार नकारता रहा है। चीन का कहना है कि वो पश्चिम प्रांत शिनजियांग में अलगाववाद, अतिवाद और आतंकवाद से लड़ रहा है। चीन का कहना है कि इससे लड़ने के लिए उसने कैंप बनाए हैं और ये एक जरूरी कदम है। शिनजियांग में वीगरों की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है।
वीगरों के मानवाधिकार के लिए अभियान चला रहे लोगों का कहना है कि चीन वीगर संस्कृति को खत्म करने की कोशिश कर रहा है और मुसलमानों को सुअर के मांस और शराब पीने पर मजबूर किया जा रहा है। हालांकि चीन ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज। Leaking of official secret itself is a criminal act. Leaking official secret about the military operation, national security matters, sensitive military operations, especially Air Force strike, is a treason. Anti-national activity. It's not like criminal action. It is anti-national activity. The contents of the leaked charts between Sri Arnav Goswami of Republic TV and the former CEO of BARC is a serious concern to the entire nation. Every patriotic Indian. It's a shock and a serious matter of concern because it affects the national security, our country's security. You know, in India, there are differences among the people and political parties on almost every issue. But when it comes to national security, the entire India is one. Cutting across party lines, religious line, all Indians are one to protect the national security. That is the history of India. But now it is very clear that classified documents, that too classified documents concerning the national security and also concerning the most sensitive, secret airstrikes are with people who are not expected to know it, who are not authorized to get these documents. 3 days before the Balakot's airstrike, how one journalist came to know of the details of the strike. It would have affected the effectiveness of the operations. I don't know whether it affected or not. Effectiveness of the operation can also be affected if in advance that details were known to others. And how a journalist knows the details of airstrike at Balakot 3 days before. All these documents, because in the Indian government's arrangements, only a very few people, 4 or 5 people were expected to know about the civilians, know the details of the military operations. Even not all the cabinet ministers are not expected. Only very few, handful of people. And then military people. I am very sure, after working with the military people, years together,
no military officer will leak such a sensitive documents or details to the not only journalists, not even to others who are not expected to. So these documents were leaked to the media, not the entire media, only one journalist. Among those 4 or 5 people, civilian people, who are in the top position in the government, either minister or 1 or 2 senior officials who are concerned with the national security. Only they can leak these documents. Even leaking of official secret itself is a criminal act. Leaking official secret about the military operation, national security matters, sensitive military operations, especially Air Force strike, is a treason. It is anti-national activity. It's not only criminal action. It is anti-national activity. It's a treason. Whoever is involved, they have to be punished. They have to be punished for anti-national activities, for treason. Even till today, the government has not done anything. So I am sure these anti-national activities or leakage of these sensitive military operation documents, it will only few or 3 or 4 or 5 among those civilians, ministers or officials, whoever it may be, I don't suspect anybody. But one of them is suspect. It has to be inquired immediately on war footing. And whoever is responsible, he should be punished for anti-national activity and treason. And this journalist who got in possession of these unauthorized sensitive military operations, he has to be punished. Urgently, government must order proper inquiry. Which way? That our suggestion will think of it. But whoever is responsible, whoever is party for this leakage of sensitive military operation, deserves no mercy. He has to be punished. नए कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कृषि का जो क्षेत्र है उसमें समस्याएं एक लंबे समय से हैं। हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री सोमपाल शास्त्री जी हैं। सोमपाल शास्त्री जी, आज किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं इन नए कानूनों के खिलाफ, लेकिन जो कृषि के क्षेत्र की समस्याएं हैं बहुत ही पुरानी हैं और बहुत ही गहरी हैं। आप पूर्व कृषि मंत्री रहे हैं, आज जिस तरह की स्थिति बनी है उसके पीछे आप क्या क्या वजहें देखते हैं? कि ये बात सही है आपकी कि किसान की समस्या बहुत पुरानी है, बहुत लंबी है और उसका समग्र समेकित और दीर्घकालीन समाधान कभी भी नहीं हुआ। परंतु एक बात थी कि ख़ास तौर से आज़ादी के बाद से जितने भी काम हुए और जब से ख़ास तौर से 1965 जब न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली शुरुआत हुई, तब से थोड़ा थोड़ा सुधार किसान की चीज़ में होता था, आंशिक होता था, पूरा नहीं हो पाया, मैं दोहराना चाहता हूँ। परंतु ये पहला दौर है इन 6.5 वर्ष का जब किसान की आमदनी रियल टर्म्स में 2013 के मुकाबले में 30% के करीब कम हुई है।
और ये जो नए सुधार आए इनके पीछे और इनके जो वकील हैं, जो ये अर्थशास्त्री जिनकी एक समिति भी बनी है, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ, ये पूंजीपतियों के हित का पोषण करने के लिए और किसान की जो स्वतंत्रता थी, चाहे वो छोटा था, काम चलाऊ था, उसको समाप्त करने का एक बड़ा भारी षड्यंत्र है। इसलिए हमें उसकी चिंता हुई, इसलिए हम उनके समर्थन में बाहर आए। आप पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे जी। अभी नहीं हैं आप उनके साथ, लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि जो कदम उठाए गए हैं किसानों के हित में होंगे। फिर क्या है वजह जो कि ये कानून जो है कि ऐसा लग रहा है कि किसान उस पर इतनी शंका कर रहे हैं? देखिए, कोई ऐसा यंत्र नहीं बना विज्ञान के द्वारा कि किसी के दिल में घुसकर पता लगा सके। किसी भी संस्था की, सरकार की, व्यक्ति की नीयत उसके क्रियाकलाप से, उसके इतिहास से आंकी जाती है। तो मैं इसका विवरण दे चुका हूं अपने प्रेस वक्तव्य में कि पिछले 6.5 वर्ष में सरकार का जो व्यवहार रहा है, उन्होंने कहा स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य C2 प्लस 50% का, वो इन्होंने लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में फिर एफिडेविट दाखिल कर दिया कि ये संभव नहीं है। 18 में उसकी परिभाषा चालाकी से बदल दी और फिर दावा कर दिया कि हमने लागू कर दिया। 16 में नारा दिया कि हम आमदनी दोगुनी करेंगे, आमदनी 30% घट गई है और ये जो 2 साल के आंकड़े जुड़े हैं तो शायद 40 घट गई है। तो इस सारे बर्ताव से ये लगा कि सरकार जो है वो किसान के लिए चिंतित नहीं है, उसे चिंता किसी और की है। और जिस तरह से इन कानूनों के दस्तावेज और ड्राफ्ट लाए गए हैं वो मैंने पूरे देखे हैं, उनसे स्पष्ट झलक मिलती है कि हो सकता है एक आध साल शुरू में जैसे जियो ने फ्री में सिम बांटी थी उस तरह से करके और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ पूंजीपतियों के हवाले कर दी जाए और किसानों का शोषण उससे बढ़ेगा। वहीं पे MSP पे अगर हम बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि अगर MSP बढ़ाया जाएगा, सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो प्रोक्योर कर सके। और मैं बता देता हूँ, आंकड़ा दिया गया सरकार द्वारा कि 17 लाख करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी अगर सब चीज़ खरीदी तो, परंतु वो जो चीज़ खरीदेंगे वो बाज़ार में बिकेगी भी तो सही, लोग भूखे थोड़ा ही मरेंगे। और जिनको अपनी दाल मिल चलानी है, आटा मिल चलानी है, दलिया की मिल चलानी है, अनाज से दूसरी चीज़ें बननी हैं, दूध के उत्पाद बनने हैं, तो वो उस मूल्य के ऊपर खरीदें और उनको लेकर उपभोक्ता को बेचें। आज भी अगर आप देखो कि किसान को मिलने वाले मूल्य को और उपभोक्ता द्वारा दिए जाने वाले मूल्य में कितना अंतर है, तो भी उनके पास बहुत मुनाफा बचता है। तो सरकार को अगर ख़रीदना है तो उसको वो लोग उसके बाद ख़रीदना शुरू करेंगे, सरकार उसकी इशू प्राइस तय कर दे। मैं पूरा फार्मूला देता हूँ, 1 पैसे का घाटा नहीं होगा जी। यानी कि एक पूरे ओवरहॉल की ज़रूरत है। इसके आगे आप क्या रास्ता सुझाएंगे कि किस तरह के कदम सरकार को उठाने चाहिए? 4 चीज़। MSP सब चीज़ों की न केवल घोषित हो बल्कि मिले, पूरे भारत में मिले। दूसरे, जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं उनकी भी प्राइस डिस्कवरी इंडिकेटेड हो मंडियों में, वहाँ से भाव शुरू हो। तीसरे, CACP को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाए। और चौथे, BICP का जो फार्मूला है कॉस्ट कैलकुलेशन का, वही फार्मूला एग्रीकल्चर कॉस्ट कैलकुलेशन का लगे। ये व्यवस्थाएं हो जाएं तो कानून रहे या नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि कृषि का जो क्षेत्र है उसमें अभी बहुत सारे काम की ज़रूरत है और सरकार को दूसरे तरीके से किसानों से बातचीत करके कदम उठाने की ज़रूरत है। हमारे साथ थे सोमपाल शास्त्री जो कि पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं। अंजलि ओझा, गो न्यूज़। व्हाट्सएप चैट लीक के मामले में लगातार कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है सरकार से कि इतने संवेदनशील विषय पे कैसे किसी एक पत्रकार को या एक संस्थान को जानकारी हो सकती है। हमारे साथ पृथ्वीराज चौहान जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। सर, जिस तरह की संवेदनशील जानकारी सामने आई है, क्या कहेंगे आप लोग? अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। देखिए, पहले तो ये व्हाट्सएप लीक जो कह रहे हैं ना, वो लीक सही नहीं है। मुंबई पुलिस एक TRP रेटिंग स्कैम में जांच कर रही थी कि एक कोई टेलीविज़न चैनल जो TRP रेटिंग, जो अपना व्यूअरशिप रेटिंग करती हैं, उसकी जो संगठन है BERC, उसके मुखिया जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनके थे, उनके बीच में और रिपब्लिक चैनल के जो मुख्य जो मालिक है उनके बीच में जो बातचीत व्हाट्सएप के द्वारा हो रही थी, वो मुंबई पुलिस ने अपने चार्जशीट में पेश किए, मुंबई कोर्ट में की है। अब ये मूल मामला तो है, ये करप्शन, कमर्शियल करप्शन का मामला है कि TRP रेटिंग को बदल के अपने चैनल को फ़ायदा पहुंचाना, एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट वसूल करना वगैरह, जल्दी से फास्ट ब्रेकिंग न्यूज़ करना। और आप ये भी जानते हैं कि रिपब्लिक चैनल का कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता है।
तो ये लीक नहीं है, ये मुंबई पुलिस ने जो दासगुप्ता जी है उनका फ़ोन था वो कॉन्फिस्केट कर लिया था, और उस फ़ोन की जो जानकारी थी जैसे व्हाट्सएप के चैट के डिटेल्स उन्होंने कोर्ट में पेश किए हैं जो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया है। तो ये कोई मतलब उनको तंग करने के लिए किसी ने मुंबई पुलिस ने किया, ऐसा नहीं। वो मामला चल रहा है और वो कमर्शियल फ्रॉड का मामला है, उसमें कमर्शियल कानून के अंतर्गत जो भी निर्णय होगा, सज़ा होगी वो होगी। लेकिन उस चैट के अंदर जो जानकारी मिली है कि कुछ बहुत गंभीर नेशनल सिक्योरिटी के जो गुप्त बातें थी वो अर्नब गोस्वामी को पता चली है। अब सवाल ये उठता है कि जो बातें सिर्फ सर्वोच्च स्तर पर सरकार के यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो 5 मंत्रियों की होती है उसमें ऐसे निर्णय होते हैं कि कोई पॉलिटिकल हमला करना है या कोई कुछ करना है तो स्ट्रेटेजिक कुछ भी होता है वो वहाँ होता है। तो ये जो बातें सिर्फ 4, 5, 6 लोगों को पता थी, जैसे NSA है वो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं लेकिन वो एक उस मीटिंग में रहते हैं वो, तो ये 6-7 लोगों को जो जानकारी थी, क्योंकि पॉलिटिकल निर्णय तो वही कमेटी लेती है, उसके बाद ऑपरेशनल डिटेल जो है वो सर्विस चीफ को छोड़े जाते हैं कि आप देखिए एयरफोर्स चीफ तय करिए कितने बजे करना है, क्या करना है वो आप करिए। तो ये जो पॉलिटिकल हमला करने की बात थी वो जो अर्नब गोस्वामी के चार्ट से स्पष्ट हो रही थी कि उनको पता थी, जानकारी थी, और इतने आसानी से किसी से वो टेलीफोन पे या व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं तो क्या और कितने लोगों को उन्होंने बताया था ये चीज़। तो 2 चीज़ें उस पर बढ़ती है कि किसने लीक की बात, मतलब गवर्नमेंट के को जिसको जानकारी थी उसने किसको अर्नब गोस्वामी को ये जानकारी दी, ये पहले बात है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी कानून के अंदर इसकी जांच होनी चाहिए दोनों तरफ से। अर्नब गोस्वामी को आवश्यकता हो तो अरेस्ट करना चाहिए, उनकी पूरी इंटरोगेशन होनी चाहिए कि किसने आपको बताया ये, और दूसरी ओर जो जिनके पास ये जानकारी थी चाहे जितने बड़े मंत्री वो हो उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए कि किसने आपको ये खबर दी है और कब ये निर्णय लिया गया और कब उनके पास पहुंचा। तो ये बहुत गंभीर बातें हैं। मोदी सरकार को इसमें जो सरकार में जो विश्वास जनता का होता है कि सरकार किसी कमर्शियल फ़ायदे के लिए देश की सिक्योरिटी से खिलवाड़ नहीं करेगी, वो अगर विश्वास करना है तो इसकी जांच पूरी सरकार की तरफ से हो। ब्रीच ऑफ नेशनल सिक्योरिटी हो गया तो इसमें जब जांच की बात आप करते हैं तो किस तरह की जांच हो सकती है? क्या JPC जांच करे या फिर किस तरह की? एक तो हमने पॉलिटिकल मांग तो हमने की है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या डिफेंस कमेटी उस पर बिठाई जाए और जांच की जाए, वो अलग बात है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होना भी ज़रूरी है। और वो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, चाहे CBI है, जो कि दिल्ली पुलिस है या मुंबई पुलिस है, कोई भी हमारे देश का कानून है, क्रिमिनल लॉ जो है, इसके तहत इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी उनको सजा होनी चाहिए। आखिरी सवाल, बालाकोट जैसे हमले की जानकारी किसी एक मीडिया संस्थान को या एक व्यक्ति को होना, और आपने खुद भी कहा, कल राहुल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इसमें 4-5 लोग जो CCS के होते हैं उनको होती है, इस तरह से एक पॉलिटिकल, क्योंकि जो 4-5 लोग हैं उसमें NSA के अलावा बाकी लोग मंत्री या प्रधानमंत्री हैं, तो उस लेवल पे उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? क्या उनके लिए किस तरह? देखिए, ये अगर अमेरिका जैसा देश होता तो ये किसी को बख्शते नहीं, लेकिन हमारे यहाँ भी हमारे रिपब्लिक को जो उम्र है हमारी, अभी ये चीज़ें हुई नहीं है कि कितने बड़े आदमी के खिलाफ कोई मुकदमा चला जाए और वही सरकार अपने एक मंत्री के खिलाफ करे। हो सकता है कि किसी 5 मंत्रियों में से एक मंत्री ने कुछ लीक किया हो, प्रधानमंत्री को चाहिए कि ढूंढे कौन मंत्री था। तो PMO की बात कर रहे हैं जो चैट में है वो PMO? CCS तो कैबिनेट कमेटी होती है, PMO की बात वो कर रहे हैं, लेकिन PMO में किसी ऑर्डिनरी अफसर को तो पता नहीं होता, चपरासी को पता नहीं होता, क्लर्क को पता नहीं होता। PMO में कौन मुखिया है? PMO में NSO होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और बाकी सारे मंत्री तो CCS में होते ही है ना। उसमें CCS में 5 मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के अलावा 4 मंत्री, एक होते रक्षा मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं और गृह मंत्री होते हैं। तो ये मंत्री तो होते ही है। तो उनके लेवल पे अगर पॉलिटिकल निर्णय लिया गया है, जो ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो तो सर्विस चीफ करते हैं कि कितने बजे कौन से जहाज कहाँ से आएंगे, वो अलग बात है। तो ये पॉलिटिकल निर्णय जो था किसने उनको पहुंचाया, तो ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी का क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो तरफ से पूछताछ होनी चाहिए, जरूरत पड़े तो दोनों तरफ से पूछताछ होनी चाहिए। अब गिरफ्तार करना है नहीं करना पुलिस पे निर्भर करता है, एजेंसी पे निर्भर करता है।
तो साफ तौर से पृथ्वीराज चौहान जी का कहना है कि ये दोनों तरफ से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में किया जाना चाहिए। कैमरामैन रफ़ी के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली। कृषि कानून को लेकर आज 10वें दौर की बातचीत किसान संगठन के नेता और सरकार के बीच हो रही है। हमारे साथ सलमान खुर्शीद जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। सर, 9 दौर की बातचीत हो गई, कोई रास्ता नहीं निकला। आज क्या 10वें दौर की बातचीत से कोई समाधान की तरफ बढ़ी? मुझे नहीं लगता। जब उन्होंने किसानों ने ये कह दिया है कि ये कानून पहले हटाएं, इनको रिपील करें, तब हम बात करेंगे। आप क्लीन स्लेट लेकर आएँ, तब हम उस पर कुछ अक्षर लिखेंगे। जब किसानों ने ऐसा कह दिया है तो किसान इससे पीछे कैसे जा सकते हैं और क्यों जाएंगे? तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि अगर ये अपनी बात पे अड़े रहेंगे तो इसमें कोई बातचीत का आधार क्या है? क्योंकि अगर कृषि मंत्री ये कहते हैं कि क्लॉज बाय क्लॉज बात कीजिए, कानून वापस नहीं होगा, किसानों को कानून वापस चाहिए, तो ये बातचीत का सिर्फ दिखावा हो रहा है। तो क्या दिखावा नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा है? सरकार अड़ी हुई है, अपनी बात पे अड़ी हुई है। आज अगर ये कानून ख़त्म होता है तो कल फिर ला सकते हैं, 10 दिन बाद ला सकते हैं, 1 महीने बाद ला सकते हैं, बातचीत के बाद ला सकते हैं। तो क्यों अड़ी हुई है, समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई, एक सदस्य ने खुद को वॉलंटियर किया, वापस हो गए। 3 सदस्यीय कमेटी। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये किसान संगठनों को कहा कि हमने सिर्फ रिपोर्ट मांगा है। बेशक है, वो सही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को विश्वास है कमेटी में तो हम सबको विश्वास होना चाहिए। वो कमेटी को ये अंदाज़ा होगा कि सबकी आंखें उन पर हैं, वो सब उनको देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी विश्वास करना चाहिए। 2 तरह की कमेटी से क्यों बात करें? किसान संगठन ये कह रहे हैं कि हम तो कोर्ट नहीं गए, तो फिर हम क्यों बात करें? वो तो जाना ही नहीं, वो कोर्ट नहीं जाएं या जाएं उससे कुछ नहीं होता। कोई ना कोई व्यवस्था तो देश में बनती है, उस व्यवस्था को तो मानना चाहिए। अब किसान मानते हैं कि नहीं मानते, वो आगे की बात है। एक आखिरी सवाल सर, ये जो 26 जनवरी के परेड को लेके कंट्रोवर्सी आज फिर कोई कंट्रोवर्सी नहीं। क्या किसानों को परेड निकालने की इजाज़त, ट्रैक्टर रैली जो है? कोई कंट्रोवर्सी तो है नहीं। किसानों ने कहा कि हम परेड में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम अपनी परेड निकालना चाहते हैं तो अपनी परेड निकालना चाहते हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि पुलिस इस पर विचार करे और निर्णय ले, तो पुलिस निर्णय लेगी। हम उम्मीद करते हैं निष्पक्ष रूप से। तो बार-बार सुप्रीम कोर्ट जा रही है कि आप रोकिए। अरे, जो अपना काम नहीं करना चाहता है वो जाता है कोर्ट। जिसको अपना काम करना है, कोर्ट ने कहा अपना काम करिए, हमारे यहाँ नहीं आइए। धन्यवाद। तो साफ तौर से सलमान खुर्शीद जी का कहना है कि दिल्ली पुलिस को अपना काम करना चाहिए और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई कमी ना आए। कैमरामैन रफ़ी के साथ अजय झा, गो न्यूज़ दिल्ली। Has Mr. Narendra Modi, who keeps ridiculing Lutyens gang, created a Lutyens gang of his own? ये नरेंद्र मोदी का अपना लुटियंस गैंग सामने दिख रहा है, जिसके प्रमुख सीईओ हैं अर्नब गोस्वामी। 73 साल के इतिहास में स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ होते इस देश ने नहीं देखा। आजाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, उनके कार्यालय, गृह मंत्री एवं पूरी सरकार की मर्यादा को छिन्न भिन्न होते हुए भी यह देश देख रहा है। न्यायपालिका पर, देश के संविधान की शपथ लेने वालों पर ऐसा प्रश्न चिन्ह पहले कभी नहीं लगा। 73 सालों में साथियों, ऐसी गंदगी जहां संविधान, परंपरा, परिपाटी, नियम, कानून सब देश के सर्वोच्च नेतृत्व के हाथों छिन्न भिन्न हो रहे हैं। ये उम्मीद करता हूं कि आखिरी बार ये ऐसे मंजर ये देश देख रहा है। ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े दिखने वाले लोग कितने बौने हो जाते हैं कि अपना ईमान एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर, जो अपने आप को पत्रकार कहता है, बेच रहे हैं। देश के साथ जो खिलवाड़, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, अमित शाह साहब एवं अर्नब गोस्वामी जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मैं उन्हें पत्रकार नहीं कहूंगा, ने मिलकर जो किया वो पूरा देश स्तब्ध होकर देख रहा है। These shocking details of connivance and corruption at the highest level gives rise to several questions. Was Arnab Goswami controlling the government, or was the government controlling Arnab Goswami? In both these situations, democracy suffers. It's not the job of a government to control the media, nor is it a job of a businessman posing to be a journalist to control the government, to control the PMO, to control the Home Minister, to
control the law minister, to control the Minister of Information and Broadcasting. Has Mr. Narendra Modi, who keeps ridiculing Lutyens gang, created a Lutyens gang of his own? ये नरेंद्र मोदी का अपना लुटियंस गैंग सामने दिख रहा है, जिसके प्रमुख सीईओ हैं अर्नब गोस्वामी. In his private conversation, this man who claims to be a journalist, Arnab Goswami, believes that the economy is ruined. I won't use the word which he used because it's not a parliamentary word. So he believes that the economy is ruined. And he says he cannot repeat this on television. क्यों साहब? आप प्राइवेटली बोलते हैं कि अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, लेकिन कहते हैं मैं टीवी पर नहीं बोल सकता. क्यों? क्या दबाव है आप पर? क्या मजबूरी है आपकी कि देश को आप बता नहीं सकते कि अर्थव्यवस्था डूबी हुई है? डरते हैं या कोई ऐसे संबंध है आपके इस सरकार से जिसमें क्विड प्रो को है, आपको लाभ मिलता है उनसे, आप उन्हें लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए आप सच देश को नहीं बताते और अपने आप को पत्रकार कहते हैं? लानत है ऐसी पत्रकारिता. Does the Prime Minister, Home Minister, in fact the entire government have any moral, political, constitutional right to continue in office after such damning revelation? We ask. We demand that the Prime Minister should come clean on these accusations immediately in order to restore the severely damaged credibility of the highest office of this country. देखिए, लगातार जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चाहे कच्चे तेल के दाम कितने भी कम हो, लगातार यहाँ पर हमारे देश के अंदर तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है. और ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी न केवल किसान विरोधी है बल्कि जन विरोधी है. लगातार वो चाहे सिलेंडर के दाम बढ़ाने की बात हो, लगातार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाने की बात हो. आज भारतीय युवक कांग्रेस आज पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर शास्त्री भवन के सामने प्रदर्शन कर रही है. हम चाहते हैं कि किसी न तौर पर राहत मिलनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहां पर भी भारत से सस्ता पेट्रोल और डीजल उपलब्ध है. तो ऐसा क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, चाहे जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो कितना महंगा था अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल, लेकिन उसके बावजूद तेल की कीमतें स्थायी तौर पे रहती थी. लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे पेट्रोल की बात हो, डीजल की बात हो और चाहे गैस के सिलेंडर की बात हो, लगातार महंगाई बढ़ रही है. इसका असर न केवल आम जनमानस के जीवन पर पड़ता है, किसान के ऊपर पड़ता है, बल्कि हर व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो नौकरी पेशे वाला इंसान है, चाहे व्यापारी वर्ग का है, हर व्यक्ति के घर को इन्होंने महंगा करने का काम किया है. आपकी मांगे क्या? हमारी मांगे हैं कि पेट्रोल प्राइस जो है वापस लिया जाना चाहिए, पेट्रोल और डीजल को सस्ता करना चाहिए. हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं उनके अंदर जब इतना सस्ता पेट्रोल और डीजल उपलब्ध हो सकता है तो भारत में क्यों इतनी महंगाई है. हमारी यही मांग है कि बल्कि उन देशों से सस्ता, जहाँ की उन देशों की आर्थिक हालत इतनी खराब है, उसके बावजूद वहाँ डीजल और पेट्रोल के दाम सस्ते हैं, तो हमारे देश में महंगे क्यों. हम चाहते हैं कि उनसे सस्ते यहाँ पे डीजल और पेट्रोल हो और ये तुरंत उन्हें जन विरोधी फैसला वापस लेना चाहिए.